हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो मैंने अपने चैनल कॉमर्स बाय हर्षिता में बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए, बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए और एमबीए या एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए 3 प्लेलिस्ट बनाई है। एक आपकी बिजनेस इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट है, दूसरी आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट है और तीसरी आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो हर एक प्लेलिस्ट में मैंने वीडियोस अभी तक काफ़ी अपलोड किए हैं। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बीबीए, बीकॉम या एमकॉम या एमबीए के स्टूडेंट हैं तो आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं, तो आपकी काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने यूनिट 3 पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और आज इस वीडियो में हम यूनिट 4 पढ़ने वाले हैं जो कि है आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मुझसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप किसी और टॉपिक पे, कॉमर्स से रिलेटेड किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या लेक्चर चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगी, तो आपकी हेल्प हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कॉमर्स का ही टॉपिक हो, कोई अदर टॉपिक मत कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो इस लॉ को हम गोसेंस का सेकेंड लॉ बोलते हैं और इसके पहले वाला लॉ जो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था उसको हम गोसेंस का फर्स्ट लॉ बोलते हैं। ठीक है, गोसेंस यानी ये एक इकोनॉमिस्ट थे, एच गोसेन, जिन्होंने ये लॉ दिया था, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो चलिए इसके इंट्रोडक्शन में और अच्छे से हम समझते हैं। तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन डेली एक्सपीरियंसेस। तो ये जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है ये डेली एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है। इसको हम लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजप्शन, लॉ ऑफ इकोनॉमी, लॉ ऑफ इंडिफरेंस, ये सारे नाम इसी के हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के। ठीक है, और इसको हम गोसेंस सेकेंड लॉ भी बोलते हैं क्योंकि ये लॉ किसके द्वारा दिया गया था? एच गोसेन के द्वारा दिया गया था, जो कि ऑस्ट्रिया के इकोनॉमिस्ट थे 19th सेंचुरी में। ठीक है, तो इसके पहले हमने फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन पढ़ा था, अब हम सेकेंड लॉ ऑफ गोसेन पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हमने समझा कि ये डेली एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है। ठीक है, इसको हम लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं क्योंकि इस लॉ में हम ये कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर के पास अगर 10 रुपए है तो वो अपने 10 रुपए को कैसे एक्सपेंड करे, कैसे खर्च करे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। ठीक है, चलिए अब इसकी मीनिंग हम समझते हैं। तो इट एक्सप्लेन्स हाउ कंज्यूमर शुड स्पेंड देयर लिमिटेड इनकम टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो इस लॉ का मेन मोटिव ही यही है कि कंज्यूमर कैसे स्पेंड करे अपनी लिमिटेड इनकम को और मैक्सिमाइज कर सके अपने सेटिस्फैक्शन को, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास इनकम लिमिटेड होती है लेकिन हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, तो हमें अपनी लिमिटेड इनकम में अनलिमिटेड वांट्स को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई करना है। ठीक है, इट स्टेट्स दैट कंज्यूमर शुड स्पेंड देयर मनी इन अ वे that the last unit of money spent on each good its equal marginal utility। ठीक है, तो हम जो लास्ट यूनिट अपनी मनी की स्पेंड कर रहे हैं उसे हमें एक इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मिले, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन्स द रिलेशन बिटवीन द कंजप्शन ऑफ 2 or more प्रोडक्ट्स एंड व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ कंजप्शन दीज प्रोडक्ट्स विल गिव ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो ये जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है ये 2 गुड्स को लेके चलता है, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट्स को लेके चलता है, जिसमें हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि इन दोनों प्रोडक्ट से हमें कितना ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, किस प्रोडक्ट को कंज्यूम करके ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल सेटिस्फैक्शन गेन्ड बाय कंज्यूमिंग 1 more यूनिट ऑफ कमोडिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट हम पहले ही समझ चुके हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जब हम एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन हमको मिलता है वही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है। ठीक है, चलिए अब हम इसका मतलब और एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे से समझते हैं। तो सपोज करिए कि आपके पास एप्पल्स हैं और ऑरेंजेस हैं। ठीक है, मतलब आपके पास एप्पल और ऑरेंज 2 कमोडिटीज है जो कि आपको परचेज करना है और आपके पास 7 रुपीज है। ठीक है, परचेज करने के लिए। ठीक है, तो 7 तो बहुत कम है लेकिन अभी हम मान के चलते हैं कि सस्ता होगा ये दोनों, एप्पल और ऑरेंज। ठीक है, तो लेट अस स्पेंड 3 रुपीज ऑन ऑरेंज। तो अगर हमने 3 रुपए के ऑरेंज खरीद लिए और 4 रुपीज का एप्पल खरीद लिया तो उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? ठीक है, द यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट ऑफ ऑरेंज इज 6
तो अगर हम यूटिलिटी की बात करें तो 3 रुपए के ऑरेंज खरीदने से हमें 6 यूटिलिटी मिल रही है और 4 यूनिट एप्पल्स की खरीद के हमें 2 यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है, एज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंजेस इज हायर, तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है ऑरेंज की वो हायर है, तो हमें ज्यादा जो है ऑरेंज को बाई करना चाहिए, खरीदना चाहिए, और एप्पल्स को कम खरीदना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें ऑरेंज ज्यादा पसंद है, हम ऑरेंज से ज्यादा सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, लेट अस सब्स्टिट्यूट 1 ऑरेंज फॉर 1 एप्पल सो दैट वी बाय 4 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल्स। तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब एक एप्पल को सेक्रीफाइस कर दिया और ऑरेंजेस को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, जो हम 4 ऑरेंजेस ले रहे थे वो हम 5 ऑरेंजेस लेंगे, और जो हम 4 एप्पल्स ले रहे थे वो हम 3 एप्पल्स लेंगे। ठीक है, नाउ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बोथ ऑरेंजेस एंड एप्पल्स इज द सेम, तो हमारी दोनों की यूटिलिटी सेम हो जाती है। ठीक है, चलिए अब हम टेबल की मदद से देखते हैं। तो ये हमारी यूनिट्स है। ठीक है, 1 से लेके 8 तक। इधर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑरेंजेस की है और ये एप्पल्स की है। तो जब हम 1 यूनिट लेते हैं एप्पल और ऑरेंजेस की, तो हमारी ऑरेंज की मार्जिनल यूटिलिटी 10 होती है और एप्पल की 8 होती है। जब हम सेकेंड यूनिट लेते हैं तो इसकी 8 होती है, इसकी 6 होती है। ठीक है, तो हर केस में हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑरेंज की ज्यादा है एज कंपेयर टू एप्पल्स। ठीक है, चलिए, तो दिस अरेंजमेंट यील्ड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, तो जब हमने एक यूनिट ऑरेंज की बढ़ा दी और एप्पल की घटा दी तो हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है, द टोटल यूटिलिटी ऑफ 4 ऑरेंजेस वुड बी, तो अगर हम 4 ऑरेंजेस की टोटल यूटिलिटी निकालते हैं तो 10 + 8 + 6 + 4 करेंगे। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी आ जाएगी 28। और अगर हम 3 एप्पल्स की यूटिलिटी निकालते हैं तो कैसे निकलेगी, 8 + 6 + 4 करेंगे तो हमें 3 एप्पल्स की यूटिलिटी मिल जाएगी जो कि है 18, और इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमारा टोटल यूटिलिटी हो जाएगी 46। ठीक है, तो द सेटिस्फैक्शन गिवन बाय 4 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल्स एट 1 रुपी ईच इज ग्रेटर देन कुड बी ऑब्टेन्ड बाय एनी अदर कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस। ठीक है, तो हम चाहे जो भी और कॉम्बिनेशन ले लें एप्पल और ऑरेंज का, हमें उतनी मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी नहीं मिलेगी, टोटल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जितना हम 4 यूनिट ऑफ एप्पल और 3 यूनिट ऑफ 4 यूनिट ऑफ ऑरेंज और 3 यूनिट्स ऑफ एप्पल कंज्यूम करके अचीव कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो वे दस कंक्लूड दैट वी ऑब्टेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन वी इक्वलाइज मार्जिनल यूटिलिटीज, तो जब भी हम मार्जिनल यूटिलिटीज को इक्वलाइज करते हैं तो हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। तो इधर हमारी यूनिट ऑफ एक्स है, मान लीजिए आपकी ऑरेंजेस है, और इधर यूनिट ऑफ वाई है जिसको हम एप्पल्स बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी गेन हो रहा है यूटिलिटी का 1 और यहाँ पे लॉस हो रहा है यूटिलिटी का। ठीक है, चलिए अब हम एजम्पशंस की बात करते हैं कि एजम्पशंस क्या है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के। ठीक है, तो अगर हम एजम्पशंस की बात करें तो यहाँ पे भी गुड्स हमारे होमोजीनस होने चाहिए। जैसे हमने एप्पल और ऑरेंज को लिया तो दोनों फ्रूट्स है, तो होमोजीनस प्रोडक्ट होने चाहिए। ठीक है, और फिक्स्ड टाइम होना चाहिए, कोई टाइम गैप नहीं होना चाहिए कंजप्शन में। पता चला एप्पल आज खा रहे हैं ऑरेंज कल खा रहे हैं, नहीं, दोनों सेम टाइम पे होना चाहिए, तभी ये लॉ एलिजिबल होगा। ठीक है, और टेस्टेस, फैशन और प्रेफरेंसेस और प्रायोरिटीज वो अनचेंज है, मतलब फिक्स्ड है, वो भी कांस्टेंट है कंज्यूमर की, तभी हम इस लॉ को रेगुलेट कर पाएंगे। ठीक है, कंज्यूमर एम्स एट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और इस लॉ में कंज्यूमर का एम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। ठीक है, और ये भी हम मान के चलते हैं कि कंज्यूमर की इनकम फिक्स्ड और लिमिटेड है, 7 रुपीज है तो 7 रुपीज ही है। ठीक है, ज्यादा घटा बढ़ा नहीं, क्योंकि इनकम बढ़ती है तो हमारी डिमांड भी बढ़ने लगती है। इसलिए हम इस लॉ को अगर देखना चाहते हैं तो हम कंज्यूमर इनकम को भी कांस्टेंट लेके चलेंगे, टेस्ट और फैशन को भी कांस्टेंट लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम स्कोप की बात करते हैं। तो अगर हम देखें, ध्यान से समझे, तो ये लॉ कंजप्शन की बात कर रहा है कि कितना हमें कंजप्शन करना चाहिए, कैसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा। तो देखा जाए तो इसका स्कोप 2 जगह पे ज्यादा है, एक आपके कंजप्शन में, दूसरा आपका प्रोडक्शन में। ठीक है, कंज्यूमर अपना मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन कर सकता है इस लॉ का यूज करके। ठीक है, और प्रोडक्शन में क्या होता है कि जितना हमें इस लॉ का यूज करके हमें जान सकते हैं कि कंज्यूमर को कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो हम वही प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही फील्ड में इसका स्कोप ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब इसकी कुछ कमियां हैं, क्रिटिसिज्म है लॉ की, वो भी हम देखते हैं। तो ये जो हमारा लॉ है ये फ्री गुड्स पे अप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि पानी। ठीक है, तो जो चीजें फ्री में मिल रही हैं उन पे ये हमारा लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पे इनकम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है नॉट अप्लीकेबल टू नॉलेज,
जैसे कि हम बुक्स रीड कर रहे हैं तो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं होती, तो उसमें ये आपका वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा नॉट एप्लीकेबल टू फैशन एंड कस्टम्स। तो अगर हम फैशन और कस्टम की बात करें तो वहां पे हम ये नहीं देखते कि क्या कॉस्टिंग आ रही है, ठीक है। अगर हमें वो चीज पसंद है तो हम ले लेते हैं, तो उस केस में भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। और नॉट एप्लीकेबल टू लो इनकम, तो सीधी सी बात है अगर हमारी इनकम लो है तो हम सस्ता आइटम लेंगे, फिर उस समय हम अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किनारे रख करके जो सस्ता होगा वो सामान लेंगे, ठीक है। तो वहां पे भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। और नेक्स्ट हम बात करें तो नो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, तो ये हमें पता है कि यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता है क्योंकि यूटिलिटी एक फीलिंग है, ठीक है। उसका कोई मेजरमेंट करने का कोई टूल अभी तक नहीं बना है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है नॉट एप्लीकेबल टू फ्रीक्वेंट प्राइस चेंजेस, तो अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस चेंज हो रहे हैं तो वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है नॉट एप्लीकेबल टू गुड्स विथआउट चॉइस, तो जिस गुड्स की कोई चॉइस नहीं है वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सीधी सी बात है, जो हमने उसको चॉइस में रखा ही नहीं है तो वहां पे ये कैसे एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट कह रहा है नॉट एप्लीकेबल टू ऑल कंज्यूमर्स, तो सीधी सी बात है ये सभी कंज्यूमर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे कंज्यूमर्स के लिए एप्लीकेबल है जो कि कांस्टेंट है, जो अपने टेस्ट और प्रेफरेंसेस को लेकर के कंफर्म है, उन्हीं के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा इसी वीडियो के नीचे, तो मैं आपको अपने चैनल टेलीग्राम कॉमर्स बाय हर्षिता पे जो है अपना पीडीएफ भेज दूंगी, आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बेनिफिट उठा सके, और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।